दर्शना जी चालू रखूं कि बंद करूं मेरा ऑडियो वीडियो दोनों? हाँ आपको ही मैं हैंड ओवर करूंगी, सब थोड़े ज्वाइन हो जाए तो रहने दीजिए, चालू चलेगा। चालू रखूं। एक 2-3 मिनट रुकते हैं, देन विल स्टार्ट। 4 बजे है तो वी विल स्टार्ट। तो आज का जो अपना माइक्रो टीचिंग का सेशन है, जय बाबा स्वामी, आज का अपना माइक्रो टीचिंग का सेशन स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मेघना भट्ट जी लेने वाली है, तो मैं उन्हीं को हैंड ओवर करूंगी। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप गुरु आह्वान करके फिर शुरू कर दीजिए। जय बाबा स्वामी। सबसे पहले हम गुरु आह्वान करते हैं। आंखें बंद, मन शांत, कमर सीधी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा स्वामी। अभी आज हम लोग जो पंच महाभूतों की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें एक शुरू में एक थोड़ी सी एक्टिविटी तो नहीं बोलेंगे बट एक प्रेजेंटेशन जैसा है, तो वो हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक बार छोटे बच्चों का लिया था कि पंच महाभूत छोटे बच्चों को कैसे समझाएंगे, तो उनको थोड़ा ऐसे समझाया था, तो वही मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसे किया था। जैसे हम लोग पहले तो उनको पूछेंगे कि चाय कैसे बनती है, फिर वो एक जवाब देते हैं ये होता है वो होता है दूध होता है पानी होता है। तो इस तरह से हम लोग उनको ये दिखा देते हैं कि यार देखो ये एक है वो ये दो है, फिर ये चाय पत्ती होती है, फिर ये शक्कर होती है, फिर अदरक होता है। तो ऐसे 5 चीजें हो गई। तो ऐसे 5 चीजें मिलकर के हम लोग जब उबालते हैं तो वो चाय बनती है। और चाय जब जब हम लोग पीते हैं, जैसे ग्लास में से मैं पीऊंगी तो पीने के वक्त पे अंदर देखूंगी तो मुझे चाय है पत्ती है या दूध है या अदरक है या मसाला है जिंजर है कुछ भी है तो अलग से नहीं दिखता है, लेकिन वो होता ही है अंदर।
तो इसी तरह से हमारा जो बॉडी है उसमें भी ये 5 एलिमेंट्स, वो 5 तत्व ऑलरेडी होते ही है, लेकिन ऐसे दिखते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पृथ्वी तत्व से कनेक्ट करें तो बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो सारे पृथ्वी तत्व होते हैं। उसके बाद सारे लिक्विड होते हैं, ब्लड होता है, स्वेट होता है, यूरिन होता है, केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सारी चीजें हैं वो वाटर एलिमेंट होती है। और उसके बाद वायु तत्व होता है, जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो वायु तत्व होता है। अग्नि होता है, क्योंकि हमारे अंदर पेट में जो अग्नि है, हम खाते हैं तो वो डाइजेशन के लिए यूज होता है। ऐसे सब सिखाते हैं। फिर उसके बाद आकाश तत्व, क्योंकि गैप होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, बहुत ऐसे जकड़ के नहीं रखते हैं हम, खुला खुला थोड़ा सा रखते हैं, बीच में थोड़ी गैप होती है, तो वो आकाश तत्व होता है। इस तरह से हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। तो जब ये सिखाया था तो मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ वैसा। तो आज का जो तत्व है वो है वायु तत्व। अब वायु तत्व जो है वो हम लोग मैं शेयर करती हूँ, वो देख लेते हैं। जब तक मेघना जी स्क्रीन शेयर कर रही है, जिनको भी पॉसिबल है अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। हम आज स्टूडेंट्स हैं तो हम टीचर को दिखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये दिख रहा है स्क्रीन? यस यस। ओके। तो ये जस्ट स्क्रीन में हम लोग ये देखेंगे कि क्या है, कहाँ, व्हाट इज एयर, वेयर इज इट, मतलब कहाँ है, क्या है, कैसा है, ये सब चीजें देखेंगे। तो हम लोग एक पंच महाभूत है, फिर प्रेजेंस, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट, उसका प्रेजेंस एवरी सब जगह पर है। इट इज प्रेजेंट, इट्स प्रेजेंस इज एवरीवेयर। और वो क्या है एग्जैक्टली तो वो दिख नहीं सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस चीज है एक। तो ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे कि कैसे वो काम करता है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, और उसके होने से, उसके बिगड़ने से क्या होता है। फिर थोड़ा साइंटिफिक और योगिक पर्सपेक्टिव्स हम उसका देखेंगे, जैसे आयुर्वेद में क्या कहा है वायु तत्व के बारे में, फिर योग में क्या कहा है, अलग अलग टेक्स्ट है उसमें क्या कहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग वायु तत्व के अंडर में देखेंगे। स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है या ऑफ हो गया? ऑफ हो गया। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम वायु तत्व के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली सबसे पहले जो है ना वो आकाश तत्व था, जो पूरा खाली था, कुछ भी नहीं था। जैसे कोई एक टेबल है, उसके ऊपर मुझे कुछ रखना है, तो मुझे वहां पे जगह चाहिए, राइट, खाली जगह चाहिए, तभी मैं कुछ रख सकती हूँ वहां पे। तो वो आकाश तत्व था, वो खाली था, स्पेस था। और स्पेस में से फिर वायु का जनरेट हुआ वहां पे, कि एक प्रक्रिया होती है, मतलब जो योगा में बताया है उसी हिसाब से, उपनिषद में बताया उसी हिसाब से बताती हूँ, कि उसमें से वायु का निर्माण होता है। और वायु और आकाश मिलकर के अग्नि का निर्माण करते हैं। और फिर वायु और अग्नि
अग्नि अपना टेम्परेचर ऊपर नीचे करके वाटर एलिमेंट का निर्माण करती है, और फिर इन सब को मिला के पृथ्वी तत्व का सृष्टि बनती है, मतलब पृथ्वी तत्व जीवन बनता है, ऐसा उपनिषद में बताया है। तो जो वायु है वो कैसा तत्व है, तो एकदम रेस्टलेस है, बिल्कुल बहुत चंचल है, और वो दिखता नहीं है। सबसे चंचल तत्व जो है वो वायु तत्व है, और वायु का जो प्रेजेंस है वो हर जगह पर विद्यमान है, ऐसा यहाँ पे बताया है। और वायु हम मतलब वायु का कनेक्शन है प्राण तत्व से, क्योंकि वायु के माध्यम से हम प्राणों को अंदर लेते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करते हैं तो एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती है, हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो वायु कार्य क्या करता है कि किसी को धक्का देने का कार्य करता है। जैसे कोई भी, जैसे एक बॉल है, अगर हमें को फेंकना है तो वायु तत्व निर्माण होना बहुत जरूरी है वहां पे, वरना मैं बॉल फेंक ही नहीं पाऊंगी। तो एक धक्का देने का कार्य जो होता है वो वायु तत्व करता है। तो शरीर के अंदर भी जब पूरे ब्लड हम ब्रीथ इनहेल करते हैं, राइट, हम इनहेल करते हैं, उसके बाद पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और वो जो ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली होता है वो वायु की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे धक्का दिया जाता है। और वो कार्य क्या करता है, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में शुद्धि और अशुद्धि दोनों का वहन साथ में ही होता है। वो जब कोई भी अच्छी चीज है वो पहुंचाने का कार्य भी वायु करता है, कोई बुरी चीज है वो भी पहुंचाने का कार्य वायु करता है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर अगर ब्लड के अंदर कुछ अशुद्धियां हैं वो भी वायु के माध्यम से पहुंचेगी, और शुद्धियां हैं वो भी वायु के माध्यम से पहुंचेगी। सेम चीज हम हमारे थॉट्स होते हैं वो भी वायु के माध्यम से ही चलते हैं। हमारा योग में कहा गया है कि अगर योगी को अपने विचारों के ऊपर, अपने चित्त के ऊपर कंट्रोल करना है तो वायु के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने एक ये भी दिया है कि एक हठ योग में एक श्लोक है कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हठ योग में ये श्लोक बताया है कि अगर योगी को अपने स्थिर स्थिर स्थैर्य करना है, स्तंभ की तरह स्थिर होना है, तो वायु का कंट्रोल करना होगा, और वायु के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उनको प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, तभी ये मुझे याद आएगा तो मैं बोलती हूँ श्लोक। तो ये चीज बताई है। दूसरी एक चीज बताई है कि पतंजलि योग सूत्र में एक बताया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब बताया। ये सारी चीजें वायु के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं बताती हूँ कि प्राणायाम है क्या, तो वायु लेना और वायु छोड़ना, उसके बीच में जो गैप होती है उसे आयाम देना, मतलब वायु को लेना और छोड़ना, उसको आयाम देना, वो प्राणायाम है। और प्राणायाम के अंतर्गत उन्होंने कुंभक का भी वर्णन किया है कि कुंभक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, रुकते हैं, सांस छोड़ते हैं, रुकते हैं। और तीसरा एक कुंभक बताया है कि केवली कुंभक, जो कैवल्य मुनि थे उनका शायद ये कुंभक रहा होगा, ऐसा लगता है। तो केवली कुंभक ऐसा तीसरा बताया है, जहां पर सिर्फ कुंभक की अवस्था रहती है, वहां पे वायु का हलन चलन नहीं होता है, संपूर्ण स्थिर वायु होता है, और कुंभ के अंदर एक दिया जैसे जलता है, तो बिल्कुल एकदम स्थिर ज्योत होती है।
बिल्कुल ही हलन चलन नहीं होती है। तो वायु का कैसा रोल है देखो वहां पे। कुंभ के अंदर वायु जब दिया स्थिर रहता है तो एकदम बराबर वाली वायु होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। अगर कम हुई तो वो दिया बुझ जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा हुई तो भी दिया बुझ जाएगा, ऐसा। तो ऐसी एकदम स्थिर अवस्था होती है वायु की, तो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होता है। और प्राणायाम का भी ये इफेक्ट बताया है, ये परिणाम बताया है कि हम जब वायु को प्राणायाम लेते हैं तो वायु स्थिर होता है और हमारे जठराग्नि अच्छे से काम करती है, ऐसा पचन अच्छे से होता है, पचन संबंधित समस्याएं दूर होती है, ये सब चीजें बताई है। और उसका जो परिणाम है वो ऐसा बताया है कि तस्मिन उसका परिणाम, एक मिनट, हाँ, ततक्षीयति प्रकाश आवरण। जो प्रकाश, प्रकाश मतलब कि आत्मा को प्रकाश बोला है। तो वो जो आत्मा का जो प्रकाश है, जो ज्योत की तरह आत्मा है, ऐसा बताया है। और ज्योत के आसपास जो आवरण होता है वो आवरण क्षीण होता है, ऐसा वहां पे बताया है। मतलब कि आत्मा के आसपास जो आवरण है वो क्षीण होता है अगर हमारी वायु अच्छे से काम करे। मतलब कि टॉक्सिक, मतलब नॉर्मल अगर वर्ड्स में बोले जाए तो अगर वायु अच्छे से काम करती है तो हमारे सारे टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं। जो हम प्राणायाम का अगर अभ्यास करते हैं तो वायु का मतलब ब्रीथिंग का जो अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोने कोने में जाकर वो वायु धक्का, जैसे धक्का देने का काम करता है। हम जैसे कोई कुछ नल मतलब बेसिन में वगैरह कुछ चौकअप हो गया है तो हम जोर से धक्का देकर पानी का फोर्स लगा के निकालते हैं ना, वैसे ही वो चीज होती है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कोने कोने में वायु जाती है और सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करती है। और इससे हमारा मन भी एकदम शांत होता है, क्योंकि वायु और मन का बहुत अच्छे से संबंध है। जैसे जैसे वायु चलती है वैसे वैसे वात चलता है, ऐसे बताया है कि सॉरी, जैसे जैसे वात चलता है वैसे वैसे मन चलता है। और उस वजह से आ, हमारे शांति और अशांति में इफेक्ट होता है। मतलब हमारा मन शांत रहता है या अशांत होता है, इस पे इफेक्ट होता है। तो इसीलिए योग में प्राणायाम के अभ्यास को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि हम लोग वायु को स्थिर करते हैं। दूसरी तरफ अग्नि से भी उसका कनेक्शन जैसे हमने बताया है, वो नहीं सकता है, लेकिन एकदम चंचल है, बहुत चंचल है, बहुत सूक्ष्म है। और इस वजह से उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत है। कंट्रोल करना या कह सकते हैं कि उसको स्मूथली इफेक्टिवली बनाना उसको बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, वायु ब्रीदिंग का जब हम अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं, तब हमारी जो नॉर्मल सांसें होती है वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर चलती है, 500, 1000 या बहुत ज्यादा अच्छे से करें तो 1500 नॉर्मल इसमें चलती है। लेकिन अगर हम प्राणायाम का अभ्यास, डीप ब्रीथिंग वगैरह का अभ्यास करते हैं तो हमारी जो सांस जो हम हवा लेते हैं, वायु लेते हैं, वो 5500 तक वो हो सकता है, 5000 से 5500 तक क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो इतना ज्यादा हम, मतलब 1 मिनट भी अगर हम श्वसन का अभ्यास करें तो कितना सारा हम वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और हमारे पूरे बॉडी के अंदर कोने कोने में जाकर वो क्लेंजिंग ऑक्सीजन पहुंचता है, टॉक्सिन्स क्लियर होती है, ये सब चीजें होती है। तो इस तरह से वायु का महत्व है हमारे शरीर के अंदर। इसके आगे हम देखते हैं कि आकाश तत्व। आकाश तत्व, सॉरी एक चीज भूल गई, वायु का जो कनेक्शन है ना
वायु पंच महाभूत वायु है। उसके बाद उसका जो सूक्ष्म इफेक्ट है, तन्मात्रा बोलते हैं उसको, वो स्पर्श है। तो जब हम विचारों के साथ भी अगर ये करना चाहे, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे बाय एकदम अब हम इमेजिन करते हैं कि हम चलते चलते कहीं जा रहे हैं और बहुत जोर से एकदम हवा चली, तो वैसे ही हमारे विचार बंद हो जाएंगे, राइट। बहुत ऐसे आंधी तूफान जैसा कुछ आ गया तो हमारे विचार ऐसे ही बंद हो जाएंगे। लेकिन हम नॉर्मल वे में वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वो सूक्ष्म नहीं होता है। हमारी सूक्ष्मता इतनी नहीं होती है। लेकिन अगर हम शांति से यहीं पर बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शांति से बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, वायु तत्वों को थोड़ा सा इफेक्ट देखते हैं कैसे होता है। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, शोल्डर्स रिलैक्स, हल्के से आंखें बंद कीजिए। धीरे से अपना चित्त अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, उसका जस्ट अनुभव करना है। अब हमारे चित्त को हमारे शरीर के ऊपर लेके जाना है। ऊपर जो पंखा चल रहा है उसकी हवा हमारी पूरी स्किन को टच हो रही है। हमारी स्किन के सारे छिद्र को टच हो रही है, इसका अनुभव करना है। और सिर्फ देखना है कि कितना हम उस चीज के साथ जुड़ सकते हैं। और 2 मिनट के लिए सिर्फ रिलैक्स हो सकते हैं। अब धीरे से वापस से अपने चित्त को अपने सांसों के ऊपर लाना है। 2-3 गहरी सांस लीजिए और हल्के से आंखें खोल सकते। तो इस तरह से हमने स्पर्श का अनुभव किया कि वायु जब जब हमें स्पर्श करती है, हमारे स्किन को स्पर्श करती है, हमारे विचार वैसे ही बंद होते हैं और हम उस सूक्ष्म चीजों को अनुभव कर सकते हैं। तो वैसे ही वायु का कनेक्शन जो है वो स्पर्श के साथ है और स्किन के साथ है और टच के साथ है। तो इस तरह से पंच महाभूत इंद्रिय है स्किन, पंच महाभूत है वायु और तन्मात्रा है स्पर्श। तो ऐसे हमने वायु तत्वों को जाना। अब एक हमारे जो कोर्स में लिखा हुआ है वही मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि हमारी जो ये बुक है उसमें वायु तत्व के बारे में यही सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो क्लियर स्टेगनेंट एनर्जी है, हेल्प्स जो स्टेगनेंट एनर्जीज हमारी रहती है उसको क्लियर करने में। जैसे हमने कहा कि वहन करता है, तो वहन शुद्ध करेगा, अशुद्ध करेगा, साफ करेगा। झाड़ू है हमारे अंदर वायु, ऐसा बता सकते हैं कि झाड़ू जैसे लगाते हैं वैसे वो वायु साफ करती है।
फिर नेगेटिव इमोशंस को क्लियर करता है ऑब्वियसली कि सारे 72,000 जो नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर, नाड़ियां मतलब वेन्स जो हमारे शरीर के अंदर है, वो सारी नाड़ियां क्लीन होती है, ऐसा योग के ग्रंथों में कहा है। किसी ने 72,000 नाड़ियां कहा है, किसी ने 3.5 3 लाख 3.5 लाख नाड़ियां है ऐसा कहा है। तो वो सारी नाड़ियां, और जब ये नाड़ियां क्लियर होती है तो हमारी बीमारियां ही क्लियर होती है। ऐसा कोई एनर्जी स्टेगनेंट रहती नहीं है तो हमारा शरीर बीमार रहेगा ही नहीं। ये सब फिर प्रमोटिंग वाइटलिटी, मेंटल क्लैरिटी, ब्रीथिंग फ्रेश, प्यूरिफाई द बॉडी, रिड्यूसेस द स्ट्रेस, ये सारी चीजें तो होती ही है। फोकस, जब हम चित्त को श्वास के ऊपर लाते हैं तो वैसे ही हमारा फोकस इम्प्रूव होता ही है। इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, हम पास्ट में नहीं होते हैं, प्रेजेंट में नहीं होते हैं तो इमोशनली स्टेबल होते हैं, मेंटली क्लियर होते हैं। फिर हम ब्रेथ ब्रेथ को अगर काम किया तो हमारा माइंड भी काम होता है, और एंजाइटी कम होती है। प्राणायाम इंक्रीजेस द ऑक्सीजन इनटेक। जैसे मैंने बताया अभी 5.5 से 6,000 तक ऑक्सीजन हमारे शरीर में हम ले सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा लेते हैं एक ही दीर्घ श्वसन में। जब 1 घंटे का अगर हम 10 मिनट का दीर्घ श्वसन करें तो इक्वल टू 2-3 घंटे का नॉर्मल ब्रीथिंग। तो इतना ही हम मॉर्निंग में ही हम कितना सारा ले लेते हैं, और वो उस वजह से हमको ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो हमको अच्छा ही लगेगा, फ्रेश लगेगा, एक्टिव लगेगा ऐसा। फिर एनर्जी बूस्ट होती है, कैपेसिटी हमारी, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा डायफ्राम अच्छे से काम करता है, एक्सपांड होता है, क्योंकि हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी इतनी ही है और हम इतना ही यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और लंग्स की कैपेसिटी एक मिनट बढ़ेगी तो रहेगी वो ना। ज्यादा ऑक्सीजन। हाँ अम्मी जी ने हैंड रेस किया तो उनको कुछ पूछना है क्या? अच्छा। अम्मी जी पूछिए। यस मैम। मुझे ये पूछना था कि जैसा हम वायु तत्व की बात अभी कर रहे हैं बराबर, तो वो पहले हमारा जो सिस्टम रहता है रेस्पिरेटरी, उसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, फिर हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी को वो मिल रहा है, और उसी के ऊपर जो नॉर्मली अपना ब्लड प्रेशर है, जैसा भी मेंटल स्टेबिलिटी और एंजाइटी की बात हुई है, तो दैट इज अफेक्टिंग आवर ब्लड प्रेशर। और अपना पंच महाभूत तत्व में ये वायु का हार्ट के साथ भी संबंध बताया गया है। हाँ, तो एग्जैक्टली मतलब एंजाइटी में हम कैसे, कि अगर हम थॉट वाले बहुत ज्यादा वातावरण में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं इसलिए, या फिर मतलब खुद का ही एंजाइटी है इसलिए। और एक बार जैसे ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, ऐसा बोला गया है मेडिकल साइंस में कि आ जाता है, एक बार दवाई शुरू हो जाती है, फिर नहीं हो पाता है क्योर। तो मतलब इसका रिलेशन हम एग्जैक्टली कैसे, क्योंकि बहुत सारे फिर बाद में प्राणायाम भी करते हैं, बहुत सारे होते हैं चीजें वो भी किया करते हैं, बट उनको इतना डिफरेंस नहीं दिखता। तो तभी ये वायु तत्व के साथ कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो? हाँ हाँ, एक्चुअली ब्लड प्रेशर मतलब वही है ना कि हमारा वायु का वहन जितना होना चाहिए पूरे शरीर में उतना नहीं हो रहा है। ओके, ऑक्सीजन लेवल मतलब ब्लड प्रेशर मतलब क्या, हमारी वेन्स जो है वो कवर हो गई है फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, राइट। और वो जितना होना चाहिए फ्लो, उतना फ्लो हो नहीं पाता है। तो अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो अभी जैसे कैसे करते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कैसे वो जो टीचर हम आपके जो रहेंगे, मतलब जो जिनको भी जो पेशेंट है, और वो कैसे करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, कि अगर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि ऐसे योग में ये भी बताया कि
युक्त तरीके से प्राणायाम करते हैं तो सर्व रोग क्षयो भवेत् बताया है, और अयुक्त तरीके से करते हैं तो बहुत सारे रोग समुद्भवेत् ऐसा भी बताया गया है। ऐसा तो वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वो टीचर से आप कैसे करते हैं वो जरा देखना चाहिए। बाकी अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि दीर्घ श्वसन का सिर्फ 10 मिनट भी अभ्यास करते हैं ना तो भी वो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कैसे माहौल में करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सारा चीजें देखनी पड़ेगी। मेघना जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और जैसे आपने बताया कि ब्लड प्रेशर है तो बहुत सारे उन्होंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि थॉट्स कैसे हम वायु वायु और थॉट का कनेक्शन भी एक्सप्लेन किया। तो बीपी बोलो या बहुत सारे अपने जो डिजीजेज है जिन्हें हम मेडिकल टर्म में साइकोसोमैटिक डिजीजेज ऐसे कहते हैं कि जो सिर्फ हमारे थॉट्स की वजह से ही क्रिएट हुए हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि ठीक अगर हम सही ढंग से करते हैं प्राणायाम बोलो या जैसे ध्यान में भी हम करते हैं तो जैसे ही हमारा थॉट्स पे कंट्रोल आ जाता है, अननेसेसरी थॉट्स से हम मुक्ति पाते हैं, वैसे ये बीपी या बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिजीज से हम धीरे धीरे मुक्ति पा लेते हैं। तो सिर्फ वायु नहीं, जल तत्व हमारे बॉडी में है जो हमने वाटर कॉन्शियसनेस का ये उसमें भी हमने सीखा था कि कैसे वो भी हमें बीपी बोलो या बहुत सारे दूसरे एलर्जीज बोलो तो हमारे बॉडी के पंच तत्व अगर इम्बैलेंस हो गए तो देन वी फेस ऑल दिस डिजीजेस। तो ये सारे इसलिए माइक्रो टीचिंग से हमें पता चल रहा है कि हर एक तत्व कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आज वायु का उन्होंने प्राणायाम का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी तरह से दिया है। और कोई कुछ कहना चाहता है? आनंद जी। हाँ जी, जय वासुदेव। जैसे मेघना बेन ने बोला ना वायु तत्व के बारे में, और अभी ये क्वेश्चन आया है किसी को एंजाइटी है, चिंता टेंशन वाला माहौल है, तो उस समय में खास करके वायु तत्व वाला कोई भी ह्यूमन है, स्टूडेंट है, उसको कैसे बैलेंस में रहना है। उसमें मुझे गुरुमा ने एक अच्छा एक डिस्कोर्स में बताया है कि स्टूडेंट रहते हैं तो उसको क्या बाहर का खाना ज्यादा रहता है, होममेड कम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको ऑलवेज गर्म खाना है, जो भी खाए वो गर्म खाना है। वायु तत्व ज्यादा है तो उसके सामने अगर अग्नि तत्व है तो वो वायु तत्व को बैलेंस में करता है। तो ये मुझे अभी याद आया कि एक ये शेयर करूँ कि ऐसे कोई भी एंजाइटी में रहता है, ज्यादा चिंता टेंशन है, तो वो थोड़ा ऐसे अर्ली मॉर्निंग में जैसे सूर्य प्रकाश अच्छा है तो उसके वहां पे थोड़ा बैठ सकता है, गर्म खाना खा सकता है, थोड़ा थोड़ा चेंज लाएगा ना वो अपने आप में, तो भी वो थोड़ा इसमें ये परिस्थिति में एंजाइटी है, चिंता टेंशन, ये सभी परिस्थिति में वो बैलेंस में रह सकता है। जय वासुदेव। परफेक्ट, जय वासुदेव। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उन्होंने। यस हिरल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जय बाबा स्वामी। ये जब भी अगर हम बीपी की बात कर रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर होने के अलग अलग रीजंस होते हैं। उसमें वायु से रिलेटेड जो स्ट्रेस फैक्टर या ब्रेन रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें प्राणायाम है, ध्यान है, इन सब चीजों का बहुत अच्छा असर आता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि वो ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड के अंदर जिसको हम आयुर्वेद में दोष बोलते हैं या इम्प्योरिटीज है, वो ब्लड के अंदर है, तो वो एक अलग उसको फिर एक मेडिकल ट्रीटमेंट लगती है। वहां पे सिर्फ आप वायु पे काम करके वो चीज रिजॉल्व नहीं होने वाली है, वहां आपको पहले वो ब्लड को भी शुद्ध करना पड़ेगा। तो वो एक इट्स अ मेडिकल कंडीशन। तो जहाँ पे अगर हम प्रिवेंटिव सोचते हैं कि नो स्ट्रेस टेंशन बढ़ के आगे चल के हमें ये बीमारियां नहीं आनी चाहिए, वहाँ प्राणायाम है, योग है, इन चीजों से वायु की गति को नॉर्मल रखें, ये इसका प्रिवेंटिव स्टेप हो सकता है। बट एक बार है अगर तो क्योरेटिव में हमको मेडिसिन और ट्रीटमेंट ये पार्ट भी आता है। हाँ, वो तो ट्रीटमेंट लेंगे, बट दिस कैन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिव एक सप्लीमेंट्री भी है ना, सप्लीमेंट ऑल्सो सप्लीमेंट्री है, बट सबसे ज्यादा अच्छा रोल है प्रिवेंटिव उसका, ताकि वो चीज हो ही नहीं। और दूसरा फैक्टर उससे ये होता है कि
ब्लड का प्रेशर बढ़ने के लिए, जैसे ब्लड में प्रॉब्लम है तो बढ़ने वाला है, और आपके जो ब्लड वेसल्स है वो अगर नैरो हो रहे हैं तो भी बढ़ने वाला है। अब नैरो हमेशा कुछ डिपॉजिट होके हो ये जरूरी नहीं है। जब इंसान स्ट्रेस में रहेगा तो भी उसका कंप्लीट बॉडी कंस्ट्रिक्ट होता है, वो पैसेजेस नैरो होते हैं। तो इस फैक्टर से जहाँ पे बीपी आने वाला है या है तो वहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। थैंक यू हिरल जी। बस मेघना जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जो मैंने बताया था ना कि वो श्लोक है वायु, एक्चुअली आयुर्वेद में भी बताया है कि वायु, सबसे पहले वायु बिगड़ता है, उसके बाद ही डिजीज आती है। कोई भी जो बीमारी आती है तो वायु पहले बिगड़ता है, ऐसा वहां पे बताया है। और दूसरा योग में बताया है कि चले बाते जलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुकम माप्नोति ततो वायु निरोधी। मतलब जब चले बातें, बात जैसे चलता है वैसे ही चित्त चलता है। और अगर इन दोनों को कंट्रोल करना है तो स्तंभ की तरह हमें स्थिर होना पड़ेगा, और स्थिर होने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, ऐसा योग में बताया है। तो इसलिए वायु को समझना जरूरी है, वायु को कंट्रोल। हाँ, दूसरी एक चीज, वायु को कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। उन्होंने वहां पे ऐसा बोला है कि वायु को शनै शनै करने के लिए बोला है। एकदम प्राणायाम का जो अभ्यास है वो शनै शनै, एकदम धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जैसे जंगली जानवर जो होते हैं, बाघ या चित्ता या शेर, तो उनको पालने के लिए, मतलब उनको पालतू बनाने के लिए हम कितना एकदम बहुत सेंसिटिवली हम लोग वो चीज करते हैं। कोई भी जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं करते हैं। एकदम छोटे बच्चे को भी हम जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं करते हैं, हम उनको समझाते थे। मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम उसकी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी उनसे करवा देते हैं, इस तरह से। तो इसी तरह से वायु को इसी तरह से कंट्रोल करना है। और हम हिमालय का समर्पण योग भाग 4 में भी स्वामी जी ने, स्वामी जी की जो जैन गुरु थे ना, उन्होंने भी बताया था कि विचारों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे श्वास के ऊपर तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है भाग 4 में। जो जैन गुरु के वहां पे थे स्वामी जी उस टाइम पे। तो इस तरह से हम लोग वायु तत्व को यहाँ खत्म करते हैं। अब आते हैं ये आकाश तत्व के ऊपर। जो आकाश तत्व है वो बोला गया है कि धारण करने वाला तत्व है, मतलब खाली स्पेस है, जो जगह होती है तभी हम कुछ वहां पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वायु आया, उसके बाद अग्नि आता है, उसके बाद जल आता है, उसके बाद सृष्टि आती है, पृथ्वी होती है। तो वायु तत्व, आकाश तत्व है वो पंचमहाभूत है। उसका जो तन्मात्रा है वो शब्द है। आकाश के अंदर सारे ही सिग्नल्स जाते हैं, राइट। हम लोग जो भी अभी बात कर रहे हैं वो भी आकाश तत्व के थ्रू ही बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, राइट। तो इसीलिए जितना हम शब्द को समझेंगे, हम उतना हम जितना हम आकाश तत्व को समझेंगे उतना हम शब्द के ज्ञान को समझ पाएंगे, ऐसा। और इसीलिए ऐसा बोला है कि आकाश तत्व को हम अगर समझते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, क्योंकि हम एक ऊपर ड्रोन व्यू से चीजों को देखते हैं, मतलब एक वास्ट एक नजरिए से हम देखते हैं सर्कमस्टांसेस को, और फिर हम अच्छे से उसको जज कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे, ऐसा। तो शुद्ध है क्योंकि वो सबसे पहले बना है, तो आत्मा के सबसे करीब का तत्व वो आकाश तत्व है, ऐसा। और शांति देने का वाला तत्व है। अब जो शब्द है वो विचार भी है, और हम जो बोलते हैं वो भी है। तो विचार भी जो घूमते हैं वो भी आकाश तत्व में घूमते हैं,
और शब्द है, आवाज है, वो भी आकाश। तो एक जस्ट साइंटिफिक ये भी हुआ था, एक मतलब उन लोगों का कोई डिबेट चल रहा था साइंटिस्ट का। तो ऐसा भी वो लोग बोल रहे थे कि अगर हम शब्द के सीक्वेंस को अगर पकड़ पाएंगे ना, तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला था वो भी हम गीता भी ले पाएंगे। ऐसा आवाज नहीं आ रही क्या? मैसेज आया था, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, एक्चुअली मुझे लगा कि मेरा नेटवर्क वीक है, इसलिए मुझे भी नहीं समझ रहा है, ब्रेक हो रहा है। दूसरों को भी अभी हो रहा है ब्रेक हो क्या? रहा है। अभी हाँ बिल्कुल बीच ब्रेक अभी हो ठीक रहा है? है, आवाज बीच बीच में ब्रेक। जा रही है, इसलिए मैंने मैसेज किया। जय बाबा स्वामी। अच्छा अभी यानी ठीक है वायु क्या? का बरोबर हुआ, अभी जब ये आकाश स्टार्ट हुआ ना तब से थोड़ा ब्रेक हो रहा है, पहले एकदम क्लियर था। ओके ओके, तो जस्ट यही बता रही हूँ कि आकाश तत्व है वो शब्द के साथ कनेक्टेड है, और जो शब्द का ज्ञान है वो आकाश तत्व से कनेक्टेड है। मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी आकाश तत्व से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे सिग्नल्स आकाश से ही आते हैं और जा रहे हैं। क्या करूं? एक मिनट में पर्दा खोल देती हूँ। सिग्नल तो नेटवर्क तो फुल है, पता नहीं बीच में कुछ हो रहा है। आकाश तत्व में डिस्टरबेंस देखो। अच्छा, और विचार और आवाज दोनों ही आकाश तत्व से कनेक्टेड है। जब हम विचार करते हैं, जो विचारों की भी जो एनर्जी खोलते हैं वो भी आकाश तत्व में जाती है, और जो शब्द है वो भी आकाश तत्व से एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। और उसका जो इंद्रिय है वो कान है। और आप देखो कि कान के अंदर ही हमारे बैलेंसिंग वो जो बोन्स होते हैं वो होते हैं, कि कान के पास ही हमारा इम्बैलेंस होता है, जब वॉमिट नौशिया वगैरह जो भी रहता है वो सभी चीजें। तो और नेचुरोपैथी में उसका जो ट्रीटमेंट बताया है, अगर आकाश तत्व हमारा बिगड़ता है तो नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट बताया है वो उपवास है और मौन है, ये उन्होंने बताया है। उसके बाद अगर साइंटिफिकली हम देखें तो जितनी भी चीज, मतलब हमारे एनवायरनमेंट, आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है उसमें मैटर है वो पूरा 0.001% ही है, और बाकी 99.9999% जो है वो स्पेस ही होता है। खाली जगह ही बहुत ज्यादा होती है और मैटर बहुत कम होता है, पर फिर भी हमको वो स्पेस नहीं दिखती है, हमको मैटर ही दिखता है हमारी, क्योंकि हमारी इतनी सूक्ष्मता नहीं होती है कि हम मैटर को देखें। और जितनी सूक्ष्म चीजें हैं वही हमको स्थूल को कनेक्ट करती है। ऐसा मैंने अभी थोड़े दिन पहले सुना था कि माइंड एकदम छोटा सा है और शरीर इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी माइंड पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ऐसा तो जितना सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा वो स्थूल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऐसा फिर ध्वनि ध्वनि भी वहीं पर आती है, मतलब आवाज भी वहीं पर जाती है जहाँ वायु होता है, क्योंकि हम आकाश जब हम बोलते हैं तो वायुमंडल बोलते हैं, हम अंतरिक्ष नहीं बोलते हैं, हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं। तो जो आवाज है वो वायु के साथ ही ट्रैवल करके आकाश शब्द तक शब्द यहाँ से वहां पहुंचते हैं। ऐसा तो वायु की उपस्थिति होती है तभी ध्वनि आवाज पहुंचती है। और आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है साक्षी के भाव को। हम क्योंकि हमारा विचार, हम ऊपर बहुत वास्ट में चले गए हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं चीजों को, तो हम साक्षी भाव में हम परिस्थितियों को देखते हैं। और जो सृष्टि का क्रम जब बना तो सबसे पहले वो बना है आकाश तत्व ही बना है, ऐसा वहां पे। और जो हमारी जो अंतर यात्रा है, मतलब क्यों हम ये चीजें समझ रहे हैं, जो पंच महाभूत है हमको क्यों समझना है, क्योंकि हमारी जो अंतर यात्रा है
उसमें हम सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, और जितने हम तत्वों को जैसे आयुर्वेद में बताया है ना, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलग्य प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थेत्यभि विधीयते। तो सम 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 की स्थिति में हम जाएंगे, तो सम मतलब कि बैलेंस 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 में जाएंगे, तो सम में जाएंगे तभी समाधान होगा। वहां पे भी समाधान से ही समाधि होती, वहां पे भी सम काम करता है ऐसा। तो वही एक्चुअली जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, वही समाधि की परिभाषा है, ऐसा शायद हो सकता है, क्योंकि सम 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 वहां पे बैलेंस सारी चीजें होती हैं। और इसीलिए हम लोग इन 5 महाभूतों को महत्वपूर्ण देते हैं। अब आकाश तत्व का थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंट जैसा है, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारा रूम है, पूरा इधर उधर सब बिखरा पड़ा है, तो जब हम सब कुछ जमा देते हैं कबर्ड में या जहां पर भी शेल्फ में, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर जमा देते हैं, तो हमको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे आकाश तत्व को निर्माण कर लिया। आकाश तत्व मतलब खाली तत्व मतलब कि क्लैरिटी, क्लियर हो जाना ऐसा। तो ये मानसिक स्पष्टता भी आती है ऐसा। तो ये आकाश तत्व का छोटा सा ही मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन काफी सारी चीजें हम लोग इतना बोलने के लिए बहुत कम है ऐसा। लेकिन यहाँ पे हमारे जो कोर्स में लिखा है, हाँ योगेश जी ने हैंड रेस किया है, शायद समथिंग रिलेटेड टू मेरी आवाज आ रही है? जय स्वामी जी जी, जय स्वामी। जय स्वामी जी ने भी बताया ना कि जैसे हमें ज्यादा थॉट्स आते हैं तो हमें आकाश की ओर अगासी में जाके मतलब आकाश को देखना चाहिए। तो हम आकाश को ज्यादा देर देखेंगे, मतलब शाम को 5 से 6 ऐसे, तो हमें काफी विचार बंद हो सकते हैं। मतलब वो विराट तत्व है, वो मतलब वो क्या है कि परमानेंट है। तो जैसे कोई भी आप परमानेंट चीज देखते हैं तो हमारे विचार कम हो जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ सकती है, कोई हमें ऐसा मतलब स्टूडेंट पूछ सकता है कि भाई वायु तत्व है, वो भी मतलब व्यापक है, और आकाश तत्व भी व्यापक है, दोनों व्यापक है, तो दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? मतलब वायु तत्व भी व्यापक हो जाता है, आकाश तत्व भी हर जगह है, वायु तत्व भी हम अपने वायुमंडल में मानते हैं कि हर जगह है। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि वायु तत्व और आकाश तत्व में एक जो चीज अलग है, वो उसका सूक्ष्मत्व है? मतलब आकाश जो है वो बाहर भी है, हमारे शरीर के अंदर भी है। हाँ, तो वो बताइए जरा। हाँ, तो आकाश का कार्य अलग है और वायु का कार्य अलग है। आकाश क्या करता है? सिर्फ जगह देता है, धारण करने वाला उसको बोला है कि सिर्फ चीजों को धारण करता है। लेकिन वायु क्या करता है? जैसे एक चीज, ये प्लेट है, उसके अंदर ये कोई चीज रखी है, तो ये रखी है तो ये आकाश तत्व है और इसको धारण किया। लेकिन वायु तत्व क्या करेगा? इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घुमा रहा है। ओके, तो ये इसका कार्य अलग है दोनों का। वायु एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का कार्य करता है। अगर सिर्फ आकाश ही रहा तो कुछ मूव नहीं होगा। अच्छा, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आकाश में जो चीजें जो जाती है, ओके, वो वी कैन गो थ्रू द स्पेस, बट वायु में ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज निकलती है, आकाश इतना सूक्ष्म है कि हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तो कोई भी चीज जाती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो इट इज गोइंग थ्रू द स्पेस। ओके, उसके आर पार जाती है। जैसे हम वायु के आर पार नहीं जा सकते क्योंकि हम वायु को डिस्प्लेस करते हैं, उसको वहां से खदेड़ते हैं, मगर आप आकाश को खदेड़ नहीं सकते, आप आकाश के थ्रू जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा बोल सकते हैं? एक्चुअली मुझे प्रश्न समझ में नहीं है क्या बताया? हाँ, नहीं, एक्चुअली वो क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, जो स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन करते हैं जैसे व्यापक है, तो कभी कभी देखो, मैं ऐसे बताता हूँ, कोई स्विमिंग पूल है, उसमें कोई इंसान कूदता है अंदर, तो उतना पानी बाहर निकल जाता है, तो उसने क्या, उतना पानी डिस्प्लेस कर दिया, उतना जितना वॉल्यूम है उतना। अब कोई आपका स्पेस है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह गए स्पेस में, तो ऐसा है कि हम स्पेस को भी डिस्प्लेस करते नहीं, एक्चुअली स्पेस के हम आर पार जाते हैं। स्पेस को हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते, जैसे हम वायु को डिस्प्लेस करते हैं,
ऐसा वायु इतना सूक्ष्म नहीं है जितना स्पेस है। स्पेस के डायमेंशन इतने सूक्ष्म है, जैसे एक एटम है उसमें भी बहुत बड़ा स्पेस, छोटा मतलब केंद्र में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, बीच में बहुत स्पेस है। तो स्पेस अंदर भी है बाहर भी है, मगर वी कैन गो थ्रू द स्पेस, ओके, मगर उसको हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते। आप उसके आर पार जा रहे हो, मगर वायु में शायद मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वायु हम उसको मतलब खदेड़ भी सकते, मतलब उसको यहाँ से यहाँ मूव भी कर सकते हैं। और आपने जैसे बताया वायु से हम दूसरी चीज मूव भी कर सकते हैं, शायद ऐसा लगता है। योगेश जी, आप जो बोल रहे हैं वही एकदम सही बता रहे हैं आप। और मेघना जी ने भी वही कहा कि उनका कार्य अलग अलग है, कि वायु उसे डिस्प्लेस करने में हेल्प करेगा, और आकाश बरोबर है कि बहुत सूक्ष्म है, हम उसके आर पार जा सकते हैं, स्पेस सभी जगह है, वी कैन नॉट रिप्लेस द स्पेस। और एंड जो वायु है वो उसे मोमेंटम देने के लिए हमें वायु की जरूरत है। तो बहुत ही सही एक्सप्लेनेशन आपने भी दिया, मेघना जी ने भी वही बात, एक कर्म, उसका क्या कर्म है वैसे एक्सप्लेन की। उमा जी, आप क्या बोलना चाहती, प्लीज बताइए। या उपाध्याय मैडम बताइए प्लीज। आपने हैंड रेज किया है। हाँ, जय भाई। हाँ, यस, मेरी आवाज आ रही है ना? जय गोस्वामी। मैं कह सकती हूँ कि स्टूडेंट को हम उसके लिए स्पेस का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि हम स्पेस में जाएंगे, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है और वहाँ पे वायु भी एब्सेंस है, तो उसी की वजह से हम स्पेस में कोई काम नहीं कर सकते बिना वायु के, मगर वहाँ पे स्पेस है। तो दोनों का डिफरेंस हम उनको इस बात से पता लगा कह सकते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स वगैरह जो भी ऊपर जाके आए हैं, उनको पता है कि स्पेस में क्या है। वहां पे सिर्फ स्पेस है, और सिर्फ स्पेस यानी कि शून्याकाश हमें जिंदा नहीं रख सकता। और सबसे पहले वही था, शून्य अवकाश था, उसके बाद सब एक एक करके सभी तत्व आए, और सभी तत्वों को आने से पहले उसका धारण होना बहुत जरूरी है, इसीलिए स्पेस पहले आ गया। स्पेस था तो हम स्पेस की बात, जो ओरिजिनल स्पेस है जहाँ पे लोग अभी जा रहे हैं, वहाँ पे यात्रा करके भी आ रहे हैं इस आधुनिक युग में, तो उसके रिलेटेड हम उसे सब बता सकते हैं। यस, एकदम सही कहा आपने। तो वही अभी एडमिन से भी मैसेज आया है यहाँ पे अपने इसमें कि स्पेस कंटेन्स एंड एयर मोबिलाइजर्स, वही कि एयर मोमेंटम प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए और स्पेस कंटेन करता है। तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हर एक जन वही एक्सप्लेन कर रहे थे एंड उसकी स्वीकृति भी आ गई है। यस, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए मेघना। हाँ, तो बस हम अभी लास्ट में वही देखेंगे कि हमारे जो सिलेबस की बुक है उसमें भी क्या लिखा है कि द स्काई एलिमेंट और आकाश तत्व represents vastness, openness, promoting a peace and mental clarity, right? Vastness बहुत ज्यादा विशाल है, वास्ट, ओपननेस खुला है पूरा, क्लियर है पूरा, और शांति देता है, मेंटल क्लैरिटी देता है, क्लेंजेस द बॉडी, माइंड एंड सोल, मेंटल क्लटर दूर करता है, फॉस्टरिंग ट्रैंक्विलिटी, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा खिचपिच हो रही है उसको शांत करना, ये काम करता है वो। फिर clears the mind and encourages openness, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और इनर पीस के लिए ये काम करता है बहुत, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्योंकि आत्मा के बहुत नजदीक है, और इनफाइनाइट है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज वहां पर है। इनफाइनाइट है मतलब कि हमारा जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने का जो तरीका है ना, वो भी आकाश तत्व, अगर हम आकाश तत्व से जुड़ेंगे तो हम ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स सोच पाएंगे, ऐसा कि हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं, या कुछ नया चीजें हम ढूंढ सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट है या योगिक है, वो कुछ नई टेक्निक्स लेके आते हैं, नई चीजें करते हैं, वो सारी चीजें। फिर इमोशनल फ्रीडम देती है, individual release, helping individuals release
लिमिटिंग थॉट्स एंड बिलीव्स। ऑब्वियसली हम बाहर जा रहे हैं तो हम अपनी सारी जो सीमाएं हैं वो तोड़ रहे हैं, जो लिमिट्स है वो सारी तोड़ रहे हैं, इसीलिए, और लीडिंग टू इमोशनल फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। इस तरह से हम आकाश तत्व से जुड़ सकते हैं, आकाश और वायु तत्व को एक साथ इस तरह से भी देख सकते हैं। जय बाबा स्वामी। अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो अभी कर सकते हैं। हाँ, मेघना जी ने बहुत ही सुंदर सेशन लिया है। हम चांस देंगे, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूंगी। अगर किसी को रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछना है वायु और आकाश तत्व से तो क्वेश्चंस पूछेंगे एज अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के माइंड में जो क्वेश्चन आता है। एक जस्ट चीज बताती हूँ, आकाश तत्व जैसे शब्द का ज्ञान होता है, राइट? तो जब हम आकाश तत्व से जुड़ेंगे ना तो हमको हमारे शब्दों का ज्ञान होगा, मतलब हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो हम थोड़ा सेंसिटिव बनेंगे उस चीज के ऊपर, क्योंकि हमारी बहुत सारी आदतें होती है कि कुछ भी मुंह से निकल गया किसी के सामने, कुछ बोलते हुए किसी को कुछ सुना दिया, ये वो, तो ये इसके ऊपर सेंसिटिविटी आएगी। दूसरा ये चीज आएगी कि हम स्वामी जी के शब्दों को समझ पाएंगे, क्योंकि स्वामी जी के भी टेलीग्राम में आते हैं या ऐसे कुछ जो भी मैसेजेस आते हैं वो भी स्वामी जी के शब्द है, तो उनको और ज्यादा हम सीरियसली ले पाएंगे, सिंसियरली ले पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। या बेसिकली यानी हम जब हम आकाश तत्व से जुड़ेंगे तो ऐसा होगा कि हम ज्यादा, बिकॉज हम आकाश तत्व से जुड़ रहे हैं यानी क्या, हम भीतर जा रहे हैं, तो हम अपना जो, जैसे आपने बताया कि हम अपनी आवाज को सुन पाएंगे या स्वामी जी के मैसेजेस को समझ पाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। तो दिस इज अ वे इनवर्ड। तो हमें सोल कॉन्शियस होने के लिए आकाश तत्व से जुड़ना बहुत जरूरी है। सारे ही पंच तत्व से हम इसीलिए जुड़ रहे हैं कि योग विथ नेचर जब हम करेंगे तो स्लोली हम इनवर्ड जाएंगे और हम हमारे ही आत्मा के साथ हमारा योग होगा। तो आज मेघना जी ने जो ये 2 टॉपिक लिए हैं, वायु और आकाश तत्व, तो उन्होंने स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी की कि बच्चों के लिए एक एक्टिविटी उन्होंने ली कि वो चाय का जो एग्जाम्पल दिया था वो लिया, फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी उन्होंने किया कि वो 2 जो आज पढ़ाने वाले हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था कि एक उन्होंने एक ये बनाया था और थोड़ा सा लाइक सारे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस है, साइंटिफिक टेम्पर बहुत अच्छा मेंटेन किया था आपने, कि हर एक चीज को आपने आयुर्वेदा से कनेक्ट किया, श्लोक बताए, सो फ्लो बहुत ही अच्छा रहा। साइंटिफिक टेम्पर को कंटिन्यू करते करते योगिक लेवल तक आप लेके गए, तो वही हमारा इंटेंशन है कि बच्चे तो साइंटिफिकली उनका एटीट्यूड होता है, तो सिर्फ वो शोकेस नहीं करना था, तो हमें उनको थोड़ा अंदर भीतर ले जाना था। तो वो आप अच्छा मीन्स जब आप श्लोक का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हो या आप हठ योग के बारे में बता रहे हो, तो आप वो योगिक वैल्यू भी जो बता रहे थे वो उनको भीतर लेने में काम आएंगी। एक नई चीज जो आपने बताई कि हर एक पंच तत्व कैसे इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि आकाश और वायु मिलके अग्नि, फिर वहां से कैसे पानी, और सबसे स्टेबिलिटी अर्थ, यानी एक चंचल तत्व से एक स्टेबल तत्व तक कैसे सब को रिलेटेड है। तो ये बहुत ही को रिलेशन, और पूरे इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे एग्जाम्पल, यानी जो एनालॉजीज अलग अलग आपने लिए, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए आपने। एक जो डीप ब्रीदिंग का प्राणायाम का एक्टिविटी लिया कि जैसे हम 500 से 5000 सीसी यानी 10x कैसे जा सकते हैं। तो ये जो आपने एक्टिविटी लिया आंख बंद करवा के, तो ये बच्चों को चित्त से कनेक्ट करने के लिए या चित्त क्या है वो समझने के लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ लाइक व्हाट आई फेल्ट कि एक्टिविटी लेने के बाद तुरंत हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, हमें उनको क्वेश्चन पूछना है। लाइक एक्टिविटी होने के बाद हमें थोड़ा हम जब भी उनको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इंक्लूसिव हो जाते हैं। हमने एक्टिविटी कंडक्ट किया और हम ही अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो शायद उसका उनको इम्पोर्टेंस नहीं इतना पता चलता है। तो पूरे सेशन में फ्लो बहुत ही अच्छा था, बट कहीं मीन्स ये लोग हैंड रेज कर रहे थे, बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते ज्यादा, लाइक वो सुन लेते हैं, तो हमें उनको इंक्लूड करना पड़ता है।
यहाँ हम क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सजेशंस दे रहे थे, बट वहाँ हमको उनको इंक्लूसिव बनाने के लिए छोटे छोटे सिली क्वेश्चंस कि हाँ बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना, वो सेशन में है ना, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, तो जो भी हम बोल रहे हैं उसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन या एक्टिविटी लिया तो एक वही मेरा फीडबैक था। बाकी आपका सेशन बहुत ही सुंदर था, मैंने खुद ने आज बहुत सारी चीजों के बीच में रिलेशन जाना, और श्लोक्स जो मीन्स आपका यू आर अ प्रोफाउंड रीडर मेघना जी, आपका रीडिंग बहुत प्रोफाउंड है, तभी आप इतना सारी चीजें कनेक्ट कर पाए इतने कम समय में। तो वो जो श्लोक है वो भी पॉसिबल नहीं है कि हर बार हमें वो याद ही रहे, तो जैसे आपने वो प्रेजेंटेशन बनाया था वैसे वो 2-3 श्लोक अगर स्क्रीन पे आ जाए तो भले हम भी पढ़ सकते हैं ना, अगर बाय हार्ट नहीं है तो हम भी पढ़ सकते हैं और बच्चे भी, और मीनिंग आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, तो वो एक वो जो श्लोक है वो भी स्क्रीन पे, या जो आप की कोर्स में ये बताया है, तो वो जो 4-5 चीजें आप रीड कर रहे थे वो स्क्रीन पे रीड कीजिए, तो वो बच्चे इंक्लूसिव हो जाएंगे। ये मेरा था, बाकी तो सुपर कैवल कुंभकम का भी आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, बैलेंस कैसे वायु तत्व का, फिर वो जो एनालॉजी दिया कि रेस्पिरेशन सिर्फ एक्सटर्नल ये ब्रीदिंग ही नहीं, तो इंटरनल सेल्यूलर लेवल पे कैसे डाइजेशन में वायु से कैसे डाइजेशन, यानी जो मैंने कहा ना कि साइंटिफिक टेम्पर बहुत अच्छा मेंटेन रहा, कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन को भी आपने कोरिलेट अच्छी तरह किया था, और एक्टिविटी भी बहुत ही पीसफुल सेशन रहा, बैलेंस रहा, आपके टॉक्स बहुत सोलफुल थे। सिर्फ यही थी कि 2 ही चीजें, क्वेश्चंस पूछना है और कुछ और हमें स्क्रीन पे दिखाना है। जो झाड़ू वाला एनालॉजी दिया आपने कि थॉट्स क्लियर कर, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो हर एक चीज में आपने एग्जाम्पल्स, पेट ट्रेनिंग के लिए कैसे हमें पेट्स को हम जबरदस्ती नहीं करते, तो ये जो छोटे छोटे बहुत ही लाइक हेडर्स अच्छे थे, सिर्फ उनको अगर हम इस तरह से स्क्रीन पे ज्यादा लाए तो बच्चों का अटेंशन हम रख सकते, वो हमारी तरह इतने पेशेंटली सुनने वाले नहीं है, तो उनको हमें ग्रैब करना है। बाकी जो आपने 99.99% स्पेस की बात बताई और सूक्ष्म से स्थूलता का, मैटर का, एवरीथिंग, इवन आपने वो कान के छोटे छोटे इम्बैलेंस बोन की स्पेस को आवाज से कनेक्ट किया, तो वो जो इम्बैलेंस वर्टिगो हम कहते हैं, तो वो कैसे है, यानी इतना सूक्ष्म लेवल पे आपने कवर किया है, इट वॉज वेरी गुड। तो अगर फिर भी सजेशंस किसी को है तो वो हम ग्रुप पे दे देंगे सजेशंस, बट क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम शांति पाठ ले लेंगे। एक आकाश तत्व का जो एक्सपीरियंस अगर किसी को करना है ना, तो वो फ्लूट मेडिटेशन सुन के कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे मैनेज करने में बहुत थोड़ा एक फ्लो में जाते हैं, तो बीच में मुझे वो थोड़ा ये हो गया। हाँ, एक्चुअली अगर थोड़ा सा और हम टाइम मैनेज करें तो हम सच में लास्ट में मेडिटेशन ले सकते हैं, और इसमें ये वाला एक्सप्लेन करते समय हमें पक्का लाइक फ्लूट मेडिटेशन ही लेना चाहिए, जब हम ये वाला तत्व एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोनों साथ में आएंगे। यस वीणा जी, आप कुछ बताना चाह रही हैं? जय बाबा स्वामी, मुझे बस इतना बताना है कि जो फीडबैक फॉर्म भेजेंगे ना, तो सभी प्लीज वो फीडबैक फॉर्म भरिए, ताकि मतलब आप लोग जो भी सजेशंस दे रहे हैं ना वो सब लिखित में रहे अपने पास, वरना व्हाट्सएप पे इसको मॉनिटर करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और फीडबैक फॉर्म रहेगा ना तो सब लोग भरेंगे, तो जो भी स्पीकर है ना उनको भी हम वो अच्छे से उनके पास भी वो फीडबैक पहुंचा सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। तो पिछली बार मतलब जो ना बहुत लेट बहुत लोगों को बोल बोल के उन लोगों ने भरा था, तो आप प्लीज फीडबैक फॉर्म में भरिए और सजेशंस भी उसमें दीजिए, क्योंकि लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, तो उसमें आप जरूर से अपना फीडबैक भरिए। जय बाबा स्वामी। आज का सेशन बहुत अच्छा था, मैं पूरी तरह से सुन रही थी, बहुत ही अच्छा रहा। दोनों चीजें, स्पीकर का भी बहुत अच्छा रहा और मॉडरेशन का भी बहुत अच्छा रहा। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम बच्चों का लास्ट में ध्यान करवा सके और उनके लिए एक टेक अवे लास्ट में रखे कि आज के इसमें तुमने क्या एक उनसे ही बुलवा ले, एक 4-5 टेक अवे अगर बच्चों से ही बुलवा ले, वो हमें समय मैनेज करना है कि एंड में हमें ये चीजें होनी चाहिए, और ये हम एक्सपीरियंस से ही हम सब करेंगे, साथ मिलके ही हमें ये सब करना है बच्चों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे मीन्स लाइक आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मैंने भी आज कुछ नया जाना, कि जो मैं मेरे इसमें इम्प्लाई करूंगी नेक्स्ट टाइम व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस 2 तत्व।
तो अगर किसी को कुछ और, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर हम शांति पाठ करेंगे। जय बाबा स्वामी। ये जो हाँ, जय बाबा आकाश स्वामी। तत्व का जो एक्सपीरियंस भी बोला ना मैडम ने, फ्लूट मेडिटेशन, वो भी अगर नेक्स्ट टाइम हो सके तो अच्छा है, 5-10 मिनट ऐसा कुछ अरेंज नेक्स्ट बरोबर है। सेशन होगा उसमें, या कोई भी समय जब सभी को या नेक्स्ट सेशन से हमें यही प्लान करना है कि लास्ट में हम एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स मेडिटेशन ले सके। हमारा भी एक सामूहिक ध्यान हो जाएगा, तो हमें उस तरह से ही अभी नेक्स्ट टाइम का ऑलरेडी वीणा जी ने टॉपिक्स दिए हैं कि थॉट्स, थॉट पोल्यूशन एंड आई थिंक थॉटलेसनेस। तो वो कौन लेने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, वीणा जी? अभी तक किसी ने बताया नहीं है, मैं चाहती हूँ कि कोई तो भी उसके लिए आगे आए। हाँ, विचार, वैचारिक प्रदूषण और विचार शून्यता, निर्विचारिता। टॉपिक मतलब डाला है ग्रुप पे। हाँ। विचार, वैचारिक प्रदूषण और विचार शून्यता। आनंद जी, यस, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई नहीं हो रहा है तो मैं ले सकता जय हूँ। बाबा स्वामी चलेगा। और मॉडरेशन के लिए भी अगर कोई आगे आना चाहता है तो मतलब, लेकिन मॉडरेशन के लिए ज्यादा करके जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है ना, जो पहले बैच में अटेंड कर चुके हैं, तो उनमें से किसी को मैं चाहूंगी कि वो आगे आए। कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। मटेरियल भी जो एक्सिस्टिंग मटेरियल है वो आपको भेजूं, तो जय बाबा स्वामी। आनंद जी, वीणा जी यही कह रहे थे कि अभी आपका तय है, आप वो 3 टॉपिक, थॉट पोल्यूशन और थॉटलेसनेस पे कहेंगे, और जो मटेरियल प्रोवाइड करना है वो वीणा जी आपको प्रोवाइड करेंगे। मीन्स टेक्स्ट बुक का जो अपना कोर्स मटेरियल है, क्योंकि आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए बता रही हूँ कि वो कोर्स मटेरियल के बारे में आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो अभी हम ये लेंगे, शांति पाठ लेंगे मेघना जी। शांति पाठ में लो। हाँ, आप लीजिए, लीजिए मेघना जी। ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।